आज के इस वीडियो में मैंने कवर करा है चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री फॉर कैम्ब्रिज आईजीसीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। तो आप जिस भी बोर्ड में आते हो प्लीज पूरा वीडियो को देखना और कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट करके बिल्कुल पूछना। इस पूरे चैप्टर को मैंने वन शॉट में एकदम कवर कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या कोई टॉपिक रह जाता है तो प्लीज मुझे बताना, और किस बोर्ड से आप लोग आते हो प्लीज वो बोर्ड का नाम जरूर कमेंट में लिखना। उसके अलावा सब्जेक्ट कोड आज का रहने वाला है 0620 फॉर द कैम्ब्रिज आईजीसीएसई बोर्ड। तो अब मिलते हैं वीडियो के अंदर, और अभी मेरा लुक चेंज हो जाएगा, सो डोंट वरी, मैं ही हूँ, कोई और नहीं, ठीक है। चलो बाय। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। अलग अलग लोग इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट मेरे लिए ये स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। क्या है ये चैप्टर? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसको समझेंगे अभी थोड़ा, है ना। देखो, केमिकल कंपाउंड्स जब बनते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस होता है ना, उन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना। तो अब वो रिएक्टेंट्स से कौन सा नया प्रोडक्ट बन रहा है, कितने रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो सब कवर होता है स्टोइकियोमेट्री के अंदर। स्टोइकियोमेट्री क्या करता है, आपके रिएक्शन को आपके पेपर फॉर्म में, रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इसके बाद सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टोइकियोमेट्री अगर आपको समझना है एक लाइन के अंदर, तो मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि तुमको चाहिए 2 ब्रेड के स्लाइस, ठीक है, 2 ब्रेड होती है ना, अरे ब्रेड के पीसेस, 2 पूरे ब्रेड नहीं, ठीक, और प्लस एक चीज का क्या चाहिए, स्लाइस। अगर आपको ये 2 चीजें मिल जाए तो आपको बनता है क्या, सैंडविच। रेतीली चुड़ैल, सही है स्पेलिंग सैंडविच की, सही होती पता नहीं। तो अगर आपको 2 ब्रेड मिलेगी और एक चीज का स्लाइस मिल जाए तो आप बना सकते हो सैंडविच। इसी को अगर मैं केमिस्ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो हमारा बन जाता है चैप्टर नंबर स्टोइकियोमेट्री, ठीक। अब यहां हमें सैंडविच और ब्रेड तो नहीं चाहिए, यहां केमिकल कंपाउंड्स की बात होती है, केमिकल प्रोडक्ट्स की बात होती है। हमेशा याद रखो, ये जो साइड में लिखे रहते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं। ये भी क्या है? रिएक्टेंट्स। यहां जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये तो बहुत बेसिक्स है, अभी तो इसको बहुत डीप में समझना है, बट फिलहाल इतना समझो कि इस चैप्टर में एक्चुअली में बात क्या होगी, समझे। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री लिख लो समझने के लिए। इट इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड मेजरमेंट। स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, ठीक। ठीक है, और क्या बताते हैं, इंटेंस का क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स, जो ये दोनों होते हैं लेफ्ट साइड में, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप यहां तक बात सबको समझ में आई होगी, ठीक। एक एग्जाम्पल भी लिख लूं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वाटर का आप रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन की गैस के साथ, जिससे आपको मिलता है H2O, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये 2 क्या लिख दिया अभी मत समझो, ये मैं बोल भी नहीं रहा हूं, ये समझो अभी आगे समझेंगे। बट ये एक तरह से रिएक्शन दिखाने का तरीका होता है कि कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिला H2O। H2O क्या होता है? वाटर, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े मजेदार टॉपिक है, उसका नाम है रिलेटिव मास। अब रिलेटिव मास क्या है, मैं आपसे बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, है ना। आपको पता है कि स्टोइकियोमेट्री जो है इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स।
है ना, रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट से बीच में कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ भाई, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो किन चीजों के बने हैं? एटम्स के। हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट एटम्स से बना है। अब हमको एटम्स तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एक स्पेसिफिक एटम्स अगर मैं कैलकुलेट करने बैठ जाऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सही रेशो किस प्रोडक्ट के साथ किसका कैसे बैठेगा? हर चीज का रेशो होता है ना भाई। केमिकल रिएक्शन में भी रेशो इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना बनाओगे तो नमक का एक रेशो होता है हर तरह के डिश में। अगर वो रेशो आपने खराब करा, नमक किसी में ज्यादा किसी में कम कर दिया, तो खाना भी खराब हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी रेशो होना रिएक्टेंट्स टू रिएक्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस रेशो को समझने के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, कि कौन सा किसके साथ कैसे फिट बैठेगा। तो उसका तरीका क्या है कि आप कैलकुलेट करो इनको। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? एटम्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एटम्स को कैलकुलेट करना वेरी मुश्किल है ना, बहुत डिफिकल्ट है। तो व्हाट इज द अल्टरनेट टू इट? आप एक स्टैंडर्ड ले लो, हर एक कंपाउंड का एक स्टैंडर्ड ले लो और अब उसको उस स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करो। कहने का मतलब क्या है मेरे, बात थोड़ा समझो। मैं कह रहा हूं, क्या बोलूं मैं आपको, कि रोहन है ना, रोहन की हाइट है 5'7", ठीक है। रोहन की हाइट है 5'7". अब मुझे बताओ, अगर ये दो लड़के और मुझे मिल जाएं, एक का नाम है अली, एक का नाम है जॉन। अब अगर मुझे इन दोनों की हाइट भी पता करनी है तो या तो तरीका ये है कि मैं इनकी हाइट भी मेजर कर लूं, है ना, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं इनकी हाइट को रोहन की हाइट से कंपेयर कर लूं, एक नोन वैल्यू से कंपेयर कर लूं। अरे यार सिंपल सा है। मुझे मान लो केमिस्ट्री में मेरे पास कोई रूलर ही नहीं है, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, कोई मेजरिंग सिलेंडर ही नहीं है जिससे मैं मेजर करूं एटम्स को। एटम्स को कैसे कोई कैलकुलेट करेगा? तुमने कराएगा भी एटम्स को कैलकुलेट? कोई भी नहीं कर पाएगा एटम्स को कैलकुलेट, इतने छोटे छोटे होते। तो तरीका क्या है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू ले लो जो पता हो आपको, उस पर मेहनत कर लो, उसको पता लगा लो, है ना, और फिर क्या करो, हर एक की अलग अलग की वैल्यू को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो। जैसे रोहन की हाइट है 5'7", तो उसको स्टैंडर्ड ले लिया मैंने कि अब मैं जिसकी भी हाइट कंपेयर करूंगा मैं रोहन की हाइट से कंपेयर करूंगा। तो मुझे जब मैंने अली की हाइट को कंपेयर करा रोहन की हाइट से, तो मुझे पता चला अली वॉज 3 इंच मोर देन द रोहन्स हाइट। रोहन की हाइट से 3 इंच ज्यादा था। तो अली की हाइट पता चल गई मुझे कितनी होगी, 5'7" + 3 is 5'10", है ना। ऐसे कर लो। और दूसरा जॉन का भी निकालना है तो जॉन का भी निकाल लो। जॉन वॉज 2 इंच लेस देन रोहन्स हाइट, तो कितनी हो जाएगी 5'5". सिंपल सा तरीका है ना, हाइट्स को कंपेयर कर लो। किससे? एक स्टैंडर्ड लड़के की हाइट से। तो बस मैं यही सेम चीज करूंगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी क्या करूंगा, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लूंगा और उसके एटॉमिक मास से बाकी सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को कंपेयर करूंगा मैं। सो इससे फायदा क्या होगा, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी टू कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, रेदर देन टेकिंग द मास ऑफ एवरी एलिमेंट। उससे अच्छा तो ये भाई एक को कैलकुलेट कर ले, उससे कंपेयर कर ले, अच्छा इतने ज्यादा इतना कम है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया समझे इसका। तो अब हमने यहां पे कौन सा लिया, अब कौन सा हमने वो एलिमेंट लिया जिसको स्टैंडर्ड माना, तो साइंटिस्ट ने लिया, ठीक है। पहले इसके पॉइंट लिख लो ताकि आसान रहे समझने में। इसके पॉइंट लिख लो पहले, मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। टॉपिक डालो, उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं AR से। देखो जहां भी साइंस में रिलेटिव पढ़ो दैट मींस यू आर कंपेयरिंग समथिंग, है ना। रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना। उसको रिप्रेजेंट करते हैं AR से। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या, पहले इसको समझो। इसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत आई, यू कैन नॉट
measure, you cannot measure atoms of atomic mass of each and every element, है ना? तो you cannot measure mass of every element एटम। हर एक एलिमेंट के एटम्स का मास कैलकुलेट करना इजी नहीं है, इम्पॉसिबल सी चीज है। तो आप क्या करोगे? सो देयरफॉर वी टुक स्टैंडर्ड मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है? So therefore we took a standard of carbon 12 atom to compare the mass of every atom। तो हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया और उसके एटम के मास को हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड रख दिया कि अब भाई जिसको भी कंपेयर करना है, जिसको भी किसी का मास निकालना है, तो कार्बन 12 करके, एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 करके उसके एटम से कंपेयर कर दो। जब आप एक एलिमेंट के एटम को कार्बन 12 के एटम से कंपेयर कराओगे तो वो कहलाएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है? तो यहां लिख लो देयरफॉर इसका डेफिनेशन क्या आएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिफाइंड एज 1 atomic mass of elements, ठीक है? तो क्या करा हमने, एक 1/12 ऑफ अ मास ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के 1/12 हिस्से को क्या करा, स्टैंडर्ड मान लिया किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है? यानी कि ये क्या बता रहा होगा, अभी एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये बता रहा है कि कितना ज्यादा एटॉमिक रिलेटिव मास बता रहा है कि कितना ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज मास ऑफ एन एटम इज हेवियर देन स्टैंडर्ड यूनिट। और अपनी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, C12, 1/12 इंटू C12, 1/12 इंटू C12, ये 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है? तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को, AR इज इक्वल्स टू एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट्स एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है? अब तो जैसे इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा था, वो क्या है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो ऊपर जो लिखा रहता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा रहता है एलिमेंट के ऊपर। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, कार्बन का होता है 12। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? ये जो निकाला है हमने, यही फॉर्मूला लगा के निकाला है, ठीक है? इसमें वैल्यू स्पेस करी सबसे पहले हमने एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटम का, जो भी हमने एलिमेंट लिया, फिर उसके बाद 1/12 इंटू मास ऑफ C12 को करके हमको फाइनली वैल्यू मिली है, समझे? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक? इसको करते हैं MR से रिप्रेजेंट। एटॉमिक मास में आ लिया तो मॉलिक्यूलर का भी आना जाहिर था, है ना? अब मॉलिक्यूलर मास क्या बताता है, मॉलिक्यूलर मास बताता है कि मॉलिक्यूलर मास बताता है कि टोटल एटॉमिक मास पूरे कंपाउंड का कितना है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताता है भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एटम्स। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, ठीक? तो लिख लो इसको, रिलेटिव एटॉमिक मास टेल्स सम ऑफ all relative atomic mass of elements, ठीक है? of all
of element, sum of all the relative atomic mass of elements atom, ठीक है, atoms के लिए होता है ना, atoms present, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के हैं। कोवेलेंट कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इस बार वाटर, ठीक है। वाटर का क्या है, मॉलिक्यूल है, तो उसको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले हम, सबसे पहले हाइड्रोजन का मास निकालो, क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर ऑक्सीजन का निकालो और उसको ऐड कर दो। सबको दे रखे रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि तुमको बैठ के निकाल रहे हो, वैल्यू सब दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको निकालो और ऐड करो। जैसे हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का AR होता है 1, ठीक। ऑक्सीजन का होता है AR कितना, 16, ठीक। अब यहां तुम ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जो है ना ट्वाइस है, 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि एटॉमिक मास भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो अब आपका फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना, 2 1 2 प्लस 16 18 मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं है, समझे। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास। और कोई एग्जांपल, CO2, CO2 का खुद बताओ, चलो पॉज करो, कर लिया। देखो C का कितना होता है, C का मास होता है कितना 12, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमें पता है अभी 16, तो 16, अब ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, तो फाइनल आपका कितना मिलेगा, 12 प्लस 32 is 44. 44 is the molecular mass of CO2. समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना चाहिए, तो और 2-4 प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अब हमें पता है एटॉमिक मास, हमें पता है मॉलिक्यूलर मास, क्या बच गया, आयंस बच गए। भाई एटम्स के लिए निकाल लिया, मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल लिया, तो एटम्स तो आयंस के लिए भी निकाल लो। आयंस के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, इधर ही लिख रहे हो, फॉर आयंस लाइक आयंस होते हैं, जैसे आपका NaCl हो गया, है ना, MgCl2 भी होता है ना, और भी होते हैं, बट फिलहाल अभी इतने 2 एग्जांपल दिए मैंने कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है। फॉर आयनिक कंपाउंड्स क्या निकालते हैं हम लोग, रिलेटिव, वी फाइंड रिलेटिव फॉर्मूला मास, ठीक है। रिलेटिव फॉर्मूला मास को हम करते हैं FR से रिप्रेजेंट। अब रिलेटिव फॉर्मूला मास क्या होता है, रिलेटिव फॉर्मूला मास भी वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे आपका कौन होता है, मॉलिक्यूलर मास। लिख लो, इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन सेम वे एज कौन, मॉलिक्यूलर मास, सेम वे में कैलकुलेट होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आपको अगर NaCl का निकालना है तो NaCl का सिंपल हो जाएगा, Na प्लस Cl, सोडियम 1122 होगा इसका, और क्लोरीन 740, इसका आई थिंक 74 या 35 रहता है कुछ, तो है ना, इसका भी 22 या 23 कुछ रहता है, जो आपका वो रहता है ना एटॉमिक नंबर, उसका डबल कर देते हैं, और ज्यादातर का तो क्या रहता है, डबल हो जाता है, डबल कर दो अगर आप उनका तो एटॉमिक मास मिल जाता है, बट कुछ का ना ऐसा भी रहता है उसमें +1 करना पड़ता है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कहने का मतलब यह है कि शायद Na का जो सोडियम का है वो 22 और शायद क्लोरीन का 35, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 57, ठीक है, 57 56 ऐसा कुछ होगा, या 58, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब आएंगे हम अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो इस चैप्टर की जान है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। ओके
सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? देखो आपको पता है इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कोई सी भी इंडस्ट्री हो, है ना, उसको चाहिए प्रॉफिट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप एक शुगर केन फैक्ट्री के ओनर हो, है ना, तो आपको क्या हर वक्त टेंशन रहेगी कि यार जितना शुगर आ रहा है उतना शुगर केन आ रहा है उतनी शुगर बननी चाहिए, है ना, उतना ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट मुझे मिलने चाहिए, है ना। किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, तो आप क्या करोगे? उसके लिए कैलकुलेशन करोगे। यार अगर मैंने 1 लाख रुपए का शुगर काटा, है ना, मैंने 1 लाख रुपए की शुगर की क्रॉप काटी है, कम से कम मिनिमम मुझे इतना तो शुगर मिल जाए कि मेरा प्रॉफिट बन जाए, लॉस ना हो। कम से कम इतना तो है ना कि अगर 1 लाख रुपए का काटा मैंने शुगर केन तो 1 लाख की शुगर बन जाए, है ना, और उससे ज़्यादा बन जाए तो प्रॉफिट है। मिनिमम तो बट आप इतना ही करोगे ना कि एटलीस्ट लॉस ना हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप रेशियो प्रोपोर्शन सही रखो, कैलकुलेशन सही रखो, नंबर ऑफ शुगर केन्स जो आप कट कर रहे हो उसमें इक्विवेलेंट शुगर मिल रही है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अब शुगर केन को तो आप काउंट कर सकते हो, बहुत आसान है, लेकिन केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की बात होती है। अब एलिमेंट्स में हर एलिमेंट का अपना अपना एक फिगर रहता है, अपना अपना एक तरीका रहता है रिएक्ट करने का। अब मैंने मान लो हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे वाटर तो मिल रहा है बट हाइड्रोजन की क्वांटिटी कुछ होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कुछ होना चाहिए, तब जाके मुझे वाटर मिलेगा, है ना, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो उसके लिए मुझे करेक्ट क्वांटिटी पता होना चाहिए ताकि मेरा लॉस ना हो। उसके लिए क्या है कि आप कैलकुलेशन परफेक्ट रखो, और कैलकुलेशन होती है एटम्स की इधर, है ना, कि कितना एटम्स किससे रिएक्ट करेगा। अब उसमें हर एक एटम्स के लिए, हर एक कंपाउंड के लिए तो रिएक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे कैलकुलेट करना यार इसमें इतने एटम्स रिएक्ट करेंगे, इसमें इतने एटम्स रिएक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमने पिछले बार करा था, क्या एक स्टैंडर्ड लिया था, और वो स्टैंडर्ड इस बार लेंगे हम एक ऐसा नंबर जो कि हमें बताएगा कि इतने ग्राम सब्सटेंस में, इतने ग्राम एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं। समझ में आई? अभी लिखो, मैं समझा रहा हूँ जो, उसको लिखो। इट इज very difficult to calculate number of atoms। ठीक है, it is very difficult to calculate number of atoms। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? therefore we will use a standard number known as Avogadro's। स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, Avogadro की, Avogadro's नंबर। Avogadro's नंबर क्या बताता है कि अगर आपका एक एलिमेंट का एटॉमिक मास इतना है तो उसमें इतने नंबर ऑफ क्या होंगे? एटम्स होंगे। Avogadro's नंबर क्या बताता है? इट टेल्स एन एलिमेंट having relative atomic mass has 6.023 into 10 to the power 23 atoms inside। ठीक है, एटम्स इन इट। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट है या कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा कुछ ना कुछ, उसका एटॉमिक मास होगा कुछ ना कुछ, उस पर्टिकुलर मास के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो relative atomic mass of iron कितना होता है? 56 होता है। ठीक है, अब 56 की कोई आगे यूनिट नहीं है जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास में, लेकिन जैसे हम मोलर मास में आते हैं,
मोलर मास में। देयरफॉर मोलर मास क्या कहता है, 56 ग्राम ऑफ क्या, आयरन हैज 1 मोल इन इट, 1 मोल व्हाट, एटम्स इन इट। बात समझ में नहीं आया अभी भी? अभी देखो ये जो है ना, ये मोलर मास ये बता रहा है कि 56 ग्राम आयरन के अंदर 1 मोल एटम्स होता है। और 1 मोल कितने का होता है, अभी हमने बताया 1 मोल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये 1 मोल होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे 56 ग्राम आयरन मिल रहा है, उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 1 मोल के बराबर, यानी कि उसके अंदर एटम्स होंगे इतने। ठीक है, आसान भाषा में और लिख लो कि देयरफॉर 56 ग्राम Fe has 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, और मोलर मास में यूनिट हो जाती है देयरफॉर 1 मोल ऑफ Fe, Fe की बात कर रहा हूं, वो हो जाता है 56 ग्राम्स पर मोल, ये उसकी हो जाती है यूनिट। ठीक है, तो 1 मोल Fe के अंदर यानी कि 56 ग्राम Fe के अंदर होते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स, या 1 मोल ऑफ Fe के अंदर होता है 56 ग्राम्स। समझ में आई बात? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इधर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अगर हमें मोलर मास गैसेस का निकालना है, फॉर गैसेस के लिए मोलर मास कैसे निकाले, तो वो गैसेस के लिए भी ना सिंपल सा है। गैसेस का फॉर्मूला ये होता है कि 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस में कितना होता है, 24 लीटर होता है वॉल्यूम। 24 लीटर वॉल्यूम होगी उस गैस की एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई बताओ 1 मोल ऑफ गैस कितनी होगी, तो बता दो कि 24 लीटर वॉल्यूम अगर वो ऑक्यूपाई कर रही है तो 1 मोल कहलाएगी। ठीक, यहीं से अगर आपसे बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ मोल बता दो कि उस गैस में कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 24 लीटर। ठीक है, तो अगर आपको पता, आपको वॉल्यूम दे दी गैस की, आपसे पूछ ले कि बताओ अब इसके अंदर मोल कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, उस वॉल्यूम को 24 से डिवाइड करा दो। ठीक है, और इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या बताता है कि कितने मोल्स एक वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में इकट्ठा है। मतलब कि अगर मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए तो मोल्स कितने, एक लीटर वॉल्यूम में कितने इकट्ठा हो रहे हैं, कितने मोल्स इकट्ठा हो रहे हैं, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। जैसे बोलते हैं ना शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। किसी चीज़ में आप पानी में अगर शुगर ज़्यादा डाल दो बोलेंगे यार ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, उसमें कम डालो तो बोलेंगे डाइल्यूट हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, इसका लिख लो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स ऊपर वाले की है तो ये हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम डेसीमीटर की। अरे मैंने इसकी भी ये लिखवा दी, अरे यार सॉरी, अरे ये देख लो ना बच्चों, इसकी जो रहेगी ना नंबर ऑफ मोल्स तो इस मोल ही होता है ना। हाँ, ये डेसीमीटर वॉल्यूम, इधर भी डेसीमीटर क्यूब, इधर भी डेसीमीटर क्यूब, या इसको लीटर भी लीटर मान सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, लीटर लीटर बात है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो मोल रहेगी, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रहेगा वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं समझे? तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पूछ ले तो बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम को उठा के इधर ले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन
तो ये हो जाएगा C इंटू वी, जहाँ N है आपका नंबर ऑफ मोल, C है कॉन्सेंट्रेशन, V है आपकी वॉल्यूम। समझे? आधा बात क्लियर हुई ना, कहानी सब अच्छे से क्लियर हुई? आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? देखो हर एक कंपाउंड का अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहता है कि यार मुझे ना क्लस्टर बना के मत दो, मुझे उलझुल सा फॉर्मूला मत दो, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मुझे दे दो। किसी भी कंपाउंड का जो मिल रहा है उसका बेस सिंपल फॉर्म में मुझे, सिंपल होल नंबर्स की फॉर्म में मुझे फॉर्मूला दे दो। अभी मैं करके बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको खाली अभी लिखो पहले कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, गिव नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे लिख लो, फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखो, फिर इसको समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या है ये। इट सेज, या ऐसे लिखो, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ every atom of every element simplest whole number ratio of every element in a compound। या बुक में भी जो है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे मिस्टेक हुई है तो लिख लेना। रेशियो ऑफ एवरी एटम इन अ कंपाउंड है या एवरी एलिमेंट इन अ कंपाउंड है, वो थोड़ा सा देख लेना, नहीं है, मुझे भी ऐसे श्योरिटी वाला फॉर्मूला याद नहीं, लेकिन हाँ ये बता रहा हूँ मैं कि ये क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास फॉर्मूला है H2O2, ठीक है, H2O2। अब मैं यहां देख रहा हूं, यहां दो आपको नंबर्स मिल रहे हैं, है ना, दो नंबर्स मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस एलिमेंट का कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एवरी एटम कर लो, ठीक है, एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक, सही है। जो तो देख रहे हो ना आप, ये दो बता रहा है कि दो एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब इंपेरिकल ये तो है आपका नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि यार ये मुझे नंबर मत दो, मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म करके दे दो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा है ना मैथ्स में, सिंप्लीफाई द टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म। उसमें क्या करते थे हम, फॉर एग्जांपल 16/14 है, हम क्या करते थे 14, इसको काम करो 12 कर दो, हम क्या करते थे इसको डिवाइड करते रहते थे जब तक हमको लास्ट वाला होल नंबर ना मिल जाए, जब तक हमको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ना मिल जाए। जैसे 2 6 2 8 2 3 2 4 ये हो गया 4/3, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यानी कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ जो होल नंबर्स है ना इनको सिंप्लीफाई करते रहना है, कब तक, जब तक कैंसिल ना हो जाए। तो कैसे होएगा, यहाँ पे H2O2 के क्या है भाई, रेशो कैसा है इनका, 2:2 है, तो इसको कैंसिल करोगे तो रेशो मिलेगा 1:1। तो फाइनल अब आपका जो फॉर्मूला मिलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो मिलेगा आपको H का रेशो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और O का रेशो 1, ठीक है। तो HO आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका मान लो कौन सा बोलूं, ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। ये क्या है, नॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको कन्वर्ट कैसे करना है एम्पेरिकल में, तो क्या करेंगे, इसका रेशो लिखो, C6 का ये डायरेक्ट रेशो लिख लो, 6:12:6,
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कराओ, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो 1:2:1, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1H2O1, तो दैट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। समझे? तो इस तरह से कुछ हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, समझे? चलो अब आगे आए। चलो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग द इक्वेशन, इसकी ज़रूरत क्या है कि आपको प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स का रेशो प्रॉपर रखना है, मतलब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि जितना मास इन्वॉल्व है रिएक्शन के टाइम पे उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 ग्राम अगर आपने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट आपको 5 ग्राम्स मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 है तो 4 ही रहे, 5 है तो 5 ही रहे, और 3 है तो 3 ही रहे। कम हो सकता है, क्यों? कम भी नहीं होना, पहली बात तो कम भी नहीं होना। कभी कभी कम किस फॉर्म में होता है कि इवेपोरेट हो गया, वाटर है, वाटर को बॉईल करा इवेपोरेट हो गया, इस तरह से तो चलता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कहीं जादू से हैरी पॉटर की छड़ी घुमा के सामने आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसको लिखो, इसका लिख लो, इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि जितना प्रोडक्ट्स है उतना रिएक्टेंट। अब कैसे होता है, जैसे मान लो सबसे पहले करो राइट द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट एंड प्रोडक्ट ऑन राइट। तो राइट की स्पेलिंग लिखो, राइट हैंड साइड पे क्या कर दो, प्रोडक्ट लिख दो। लिखो, जैसे मान लो रिएक्शन करा रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ मैग्नीशियम के बीच में और ऑक्सीजन गैस के बीच में, ठीक है, ये गैस है तो इसलिए O2 लिखा मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन की गैस ली है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इधर लिखते चलो, है ना। इसके बाद क्या करना है, नोट, क्या लिखोगे, कौन सा वर्ड आएगा, नाउ कैलकुलेट द मोल ऑफ ईच एटम, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, अब मोल्स को कैलकुलेट करो हर एक रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट की। जैसे यहाँ आपको पता है प्रोडक्ट मिलेगा Mg, ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कहता है कि कैलकुलेट करो मोल को। अब मोल क्या है, देखो यहाँ पे जो एक नंबर लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं मोल। अब ये मोल क्या है भाई, अभी तुमको पता है मैग्नीशियम का कुछ ना कुछ क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, है ना, और एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का होता है 1 मोल, है ना। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मोल। अब अगर यहाँ ऑक्सीजन का मैं मोलर मास इसे लिख लो यार, अगर नहीं पता तो, मैग्नीशियम का मान लो आई थिंक 23 होता है शायद, 23 या 24 होता है, मैंने करेक्ट नहीं पता, बट इतना होता है लगभग, ठीक। तो ये क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, ठीक। अब ये होता है किसके बराबर, 1 मोल के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एटॉमिक मास नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1 मोल। मोल लिख रहा हूँ कि कितने मोल मैग्नीशियम के मैं रिएक्ट करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो वो लिखे जाते हैं यहाँ पे। 1 होता है तो 1 को नहीं लिखते, बट मैंने यहाँ शो कर दिया ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। इसको इसी वाले कलर से दिखा देता हूँ, समझे, यहाँ मैंने दिखा दिया। इसी तरह ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन को आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर 16 क्या होता है, 16 एटॉमिक मास होता है, यानी कि 16 एटॉमिक मास है, और वो हो रहा है 2। अब नीचे देखो मोल्स हैं,
यानी कि 2 मोल का मतलब 2 बार 16 ग्राम्स होंगे। अरे भाई एक 16 ग्राम का मतलब क्या है 1 मोल, तो 2 16 ग्राम का मतलब क्या हो रहा है 2 मोल, है ना। तो यहाँ पे 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम्स ऑक्सीजन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और 32 ग्राम्स या 2 मोल्स। और यहाँ आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखो तो 23 प्लस भाई मैग्नीशियम का कितना है 23 और ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू कितना आया ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक ही मोल है, इधर भी एक ही मोल है, तो यहाँ आएगा 39। अगर आप इधर देखो टोटल प्रोडक्ट कितना है 23 प्लस 32 दैट इज 55। अब ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ है भाई, 15 ग्राम्स है तो 55 ग्राम्स मिलना चाहिए ना, इधर 39 है इधर 55, तो क्या करें अब हम इनको करेंगे बैलेंस, ठीक। तो यहाँ नोट करो कि आप अब क्या करोगे, इफ द मोलर मास इज नॉट बैलेंस, इफ द मोल्स आर नॉट बैलेंस्ड inside the equation, then do balancing between reactants and product, ठीक। अब बैलेंसिंग करना सीखो। देखो दोबारा से लिख देता हूं इक्वेशन, ये तो है बेसिक इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है कि आप देखो कि जितने मोल यहाँ रिएक्ट हो रहे हैं क्या उतने मोल ही फाइनल प्रोडक्ट में मिल रहे हैं हर एक एलिमेंट के। जैसे 1 मोल रिएक्ट कर रहा था मैग्नीशियम का, तो इधर आप देखो तो 1 ही मोल है ना, एक ही मोल है, तो यानी कि मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो कौन अनबैलेंस्ड है ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट हो रहे हैं और इधर मिल रहा है सिर्फ 1 मोल। तो मैं क्या करूँगा इधर बैलेंस कर दूंगा, जिस तरफ नहीं कम है उस तरफ ज़्यादा कर दूंगा। तो कैसे करूँगा, इधर 2 नहीं लगाऊंगा, मैं स्टार्टिंग में 2 लगा दूंगा, प्रो कंपाउंड के स्टार्टिंग में 2 लगा दूंगा, यानी कि ट्वाइस द मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है मुझे। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 2 मैग्नीशियम के एटम्स हैं, यानी कि यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया क्योंकि 2 हो गए, बट मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 1 था, यहाँ 2 मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ भी 2 कर दूंगा। तो अब मुझे 2 मैग्नीशियम के और 2 ऑक्सीजन के मिलकर बना रहे हैं 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का भी जो आप देखोगे ना वो आ जाएगा 23 इंटू 2 आपका हो जाता है 46 प्लस 32 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 39 इज 78, और इसको भी ऐड करो तो हो जाएगा 78, दैट मीन 78 इक्वल्स टू 78 बैलेंस्ड हो गया, है ना। यहाँ पे देखो बैलेंस्ड, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस है, इक्वेशन भी बैलेंस है, 2 मोल इधर रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल इधर मिला, 2 मोल इधर 2 मोल इधर, है ना। ध्यान किस बात का रखना है कि आप जब बैलेंस करते हो ना तो आप कभी भी सफिक्स में नीचे नहीं लगाओगे, आप हमेशा इस तरफ लेफ्ट साइड ऑफ द एलिमेंट या प्रोडक्ट के नंबर लिखोगे। लिख लो, ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशन बाय राइटिंग द नंबर्स ऑन लेफ्ट साइड of reactant and product, ठीक है। कभी भी इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ना ही इधर लगेगा ना इधर, कहाँ लगेगा लेफ्ट साइड, समझे। यहां तक बात समझ में आई, चलो ठीक है। तो एक एग्जांपल और अपना देख लेते हैं कि मान लो हम रिएक्शन करा रहे हैं टू मेक वाटर, है ना, पानी को बनाने के लिए हम रिएक्शन करा रहे हैं। और पानी हमको पता है कैसे मिलता है, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन की गैस के साथ,
ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट O क्यों नहीं लिखा, O2 क्यों लिखा। देखो O2 जो होता है वो हमें नेचुरल स्टेट ऑक्सीजन गैस के तरह से मिलता है, ठीक है। ये बहुत स्टेबल होता है, नेचुरली मिल जाता है। O नहीं मिलता है ऐसे हमको इजीली, और बहुत अनस्टेबल होता है, तो उसको रिएक्ट कराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और ढूंढना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में आग जलती है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, मॉलिक्यूल है। O2 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, ठीक, और वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, इसलिए हम O2 ले रहे हैं, O नहीं ले रहे हैं, क्योंकि O नहीं मिलता हमको, O2 गैस ही मिलती है, हवा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस लेने के लिए वो मिल रही है हमको, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा बनाने के लिए वाटर। अब वाटर का आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो बड़ी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक यूज करा, उधर जाके हमको 2 हाइड्रोजन मिल गए हैं, कहाँ से आ गए, ये तो कोई चमत्कार नहीं है ना, वो जादू तो नहीं हुआ। यहाँ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, उधर एक ही मिल रहा है ना। 2 ऑक्सीजन के एटम्स थे, उधर एक ही है, तो क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी कि अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का तरीका क्या बताया था मैंने, सबके मोल्स को काउंट कर लो और फिर बैलेंसिंग शुरू करो। इसके पास कितने मोल है, 1 मोल, इसके पास कितने मोल है, 2 मोल्स, है ना। उधर अगर आप जाओ तो उधर कितने मोल है, हाइड्रोजन के पास 2 मोल्स है और ऑक्सीजन के पास 1 मोल है ना। तो मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 2, इफ मोल्स आर नॉट बैलेंस्ड इनसाइड द इक्वेशन दैट नो बैलेंसिंग बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो इनके बीच में बैलेंसिंग करो। बैलेंस कैसे होगी, ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशन बाय राइटिंग द नंबर ऑफ मोल ऑन लेफ्ट है, ठीक है। तो मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता, असल में कल रिकॉर्ड कराया ना मैंने, तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में आपको मोल्स बढ़ाने, नंबर्स बढ़ाने, ठीक। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो क्या करूंगा मैं अभी फिलहाल, इधर बैलेंस, इधर कम है तो इधर बैलेंस, तो यहाँ कर देंगे हम अभी 2 2 हाइड्रोजन फिलहाल के लिए, तो ये हमें बैलेंस लग रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, ये हमको बैलेंस लग रहा है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। क्या करें, बैलेंस करो लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन के भी लेफ्ट में, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इसको क्या करेंगे, कम से ज्यादा में जाना आसान है, ठीक है। तो हम ये कम नंबर है 1, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 इक्वल कर देंगे, तो यहाँ भी मैंने क्या करा, 2 कर दिया। तो अब 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट क्या हुआ, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस दोबारा करो, 2 हाइड्रोजन पहले भी है और 2 हाइड्रोजन उससे पहले है ना भाई, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना, देखो 2 तो ये रहे, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और इधर से खाली 2 है, 4 इधर और 2 इधर। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, इसको क्लीन करके ना, देखो पेंसिल से करते हैं हमेशा बैलेंसिंग, इसको इरेज करके यहाँ 4 लिख दो। अब जरा चेक करो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, है ना भाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या ये मेरा बैलेंस हो गया इक्वेशन, यस, ये अब मेरा बैलेंस हो गया। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे 4 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, क्या देने के लिए मुझे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मिल रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो H2O प्लस H2O। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मुझे पता चल रहा है, यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं, 1 ऑक्सीजन का जो एटम है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद 2 हाइड्रोजन, है ना, तभी तो वाटर मिल रहा है ना, ठीक है। तो क्या पता चला हमें कि 2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल देने, ठीक है। तो और भी केमिकल इक्वेशंस है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बट फॉर वन शॉट मैं भी 2 ही करा रहा हूँ, कभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम तब देखते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन,
यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताता है कि कोई एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बताता है ये हमको, लिख लो, इट टेल्स द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड अ कंपाउंड। सिंपल, जैसे आप परसेंटेज निकालते थे ना अपनी, कि जितने टोटल मार्क्स जो आपके आए, जो टोटल मार्क्स आपके आए हैं अपॉन टोटल मार्क्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 450 आए आउट ऑफ 500, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज मिलता है। सिर्फ वही फॉर्मूला यूज करके आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोग निकाल रहे हो MgO का। ठीक, तो MgO में आपको पता करना है, फाइंड MgO का कॉम्पोजिशन, MgO का परसेंट कॉम्पोजिशन निकालो। तो कैसे करेंगे, MgO का फुल पूरा क्या होता है, मोलर मास। MgO का मोलर मास कितना होगा, Mg प्लस O, है ना, Mg प्लस O। तो MgO के क्या होगा, Mg का होता है NaMg, MgO का होता है 24। ठीक, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, तो टोटल मास कितना हो गया, 40 हो गया टोटल मोलर मास। समझे, Mg का मास हमको पता है कितना है, 24। Mg का कितना है, 24। आपको निकालना है परसेंटेज फॉर Mg, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 40 इंटू 100। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिल, तो ये हो जाएगा आपका 4004 60%। ठीक है, 60% आपका कॉम्पोजिशन आ जाएगा Mg का। तो बचा 60%, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, 100 माइनस 60 दैट इज 40% ऑक्सीजन। तो अगर MgO का कभी भी कॉम्पोजिशन पूछते कि MgO में कितना है, कितना मैग्नीशियम डालो, कितना ऑक्सीजन डालो, तो हमेशा करना है 60% मैग्नीशियम डाल दो और 40% ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आपको कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। समझे, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है हाउ मच प्योर कंपाउंड, प्योर प्रोडक्ट लिख लो, है ना, वी गॉट आफ्टर रिएक्शन। भाई रिएक्शन हो उसके बाद कितना प्योर प्रोडक्ट मिला आपको जो एक्चुअल में यूजफुल है, उसको बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंस। मास ऑफ प्योर सब्सटेंस या प्योर कंपाउंड कर दो अपॉन मास ऑफ इम्प्योर, प्योर सैंपल। ठीक है, जो इम्प्योर सैंपल आपको मिलेगा उसका इंटू 100। ठीक है, इस तरह से करके आप परसेंटेज प्योरिटी भी निकाल सकते हो। समझे, जैसे इसका एग्जांपल ले लो कि
100 ग्राम लाइमस्टोन में 90 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। मतलब अगर 100 ग्राम आप लाइमस्टोन ले रहे हो तो उसमें 90 ग्राम CaCO3 जो एक्चुअल में लाइमस्टोन यूजफुल है वो प्रेजेंट होता है। तो इसको परसेंटेज प्योरिटी कैसा आ जाएगा? 90/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 90% प्योर आपको लाइमस्टोन मिल रहा है, CaCO3 मिल रहा है। समझे? इस तरह से आप परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है आपका परसेंटेज यील्ड, यानी कि कितना, हाउ मच एक्चुअल यूजफुल प्रोडक्ट वी गॉट। ठीक है, कितना यूजफुल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आफ्टर रिएक्शन। जैसे अच्छा परसेंटेज प्योरिटी क्या बता रहा था आपको कि कितना प्योर है एक सब्सटेंस, है ना, उसमें कितना प्योरिटी है। परसेंटेज यील्ड बता रहा है आफ्टर रिएक्शन आपको कितना मिल रहा है। इसको लिख लो, हाउ मच यूजफुल प्रोडक्ट वी गेट आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के बाद आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज यील्ड का एक्चुअल यील्ड, यानी कि एक्चुअल यील्डेड प्रोडक्ट जो आपको रियल में मिला, अपॉन थियोरेटिकल जो आप सोच रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि इतना मिलेगा, थियोरेटिकल एनालिसिस या थियोरेटिकल प्रोडक्ट लिख लो, है ना। मुझे तो लग रहा था कि 100 ग्राम्स मिलेगा मुझे, बट मिला सिर्फ 45 ग्राम्स। तो मेरा परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा? एक्चुअल जो मिला अपॉन डिवाइडेड बाय जो थियोरेटिकल जिसका अनुमान लगाया था इनटू 100। ठीक है, तो ये हो जाता है परसेंटेज यील्ड। रीजन क्या क्या हो जाते हैं कि हमको मिलता है ये कम हो जाता है हमारा प्रोडक्ट है, वो रीजन ये है कि कभी कभी इनसफिशिएंट क्या हो जाता है? कंबशन, यानी कि प्रोडक्ट पूरा तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता, पूरी तरीके से नहीं जल पाता। ठीक है, इनसफिशिएंट कंबशन या इनसफिशिएंट रिएक्शन कर दो, है ना। दूसरा क्या हो जाता है? ह्यूमन एरर। भाई आपसे थोड़ा प्रोडक्ट गिर गया, थोड़ा आपका बीकर में रह गया, थोड़ा आपका टेस्ट ट्यूब में रह गया, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है? कभी कभी साइड में भी कुछ रिएक्शन चल जाता है ना, साइड में रिएक्शन हो जाता है। कोई आपने मान लो कोई ऐसी चीज ली है जो एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो उसको होना था हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना था, वो थोड़ा सा एयर के साथ रिएक्ट कर गई। तो ये भी कोई रीजन हो सकते हैं कि परसेंटेज यील्डिंग क्यों कम होता है। ठीक, लास्ट जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो पहले ही जल के खत्म हो जाता है, रिएक्टेंट विच इज फर्स्ट यूज्ड अप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट्स जो विच रिएक्ट्स बिफोर अदर रिएक्टेंट्स, है ना। वही होता है ना, कभी कभी रेस लगाते हैं तो जब रेफरी विसल करता है तब रनिंग करनी रहती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे पहले ही भाग जाते हैं, है ना। तो वो कौन से कहलाएंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, जो खुद हो गए, जो अपने आप, मतलब पहले जो एक टाइम पीरियड था उससे पहले ही खत्म हो चुके, या पहले ही उन्होंने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक इतना बहुत है इस चैप्टर के लिए, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और बाकी है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह मुझे पता है क्वेश्चंस इतने नहीं हो पा रहे हैं, बट वन शॉट में मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। क्वेश्चंस के लिए विल क्रिएट अनदर प्लेलिस्ट है, उसमें एक एक चैप्टर के प्रॉपर न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस, वो भी PYQs हर एक बोर्ड के हिसाब से वो हम देखेंगे। इसके अलावा इन वन शॉर्ट्स में अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आप जिस भी बोर्ड में आते हैं उस बोर्ड का कोई भी अगर टॉपिक ऐसा रह रहा है ना, और जैसे मैं कंबाइंड डाल रहा हूँ क्लास 9th और 10th के लिए, अगर आप क्लास 9th या 10th में, तो हो सकता है आपका टॉपिक
कोई मिस हुआ हो, कोई रह गया, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप कौन सा टॉपिक रह गया। और जिस भी बोर्ड के हो कमेंट करके बताना कि मैं इस बोर्ड से हूँ, देख रहा हूँ, है ना, चाहे कैम्ब्रिज हो या ICSE CBSE, मुझे बताना, ठीक है। और बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। जाते जाते लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।